हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स फंडा बाई LK सर में। हम हाई स्कूल के मैथ पेपर का प्री बोर्ड 2024 में आया हुआ करवाने वाले हैं। प्रश्न नंबर पहला दिया गया है, यदि बिंदु 4, 0 और 0, x के बीच की दूरी 5 इकाई है तो x का मान होगा। तो आपको याद रखना है कि जब भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछा जाए तो इसका फार्मूला होता है d बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हमें बिंदु दिए गए थे 4, 0 और 0, x, तो हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। अब आपको देखना है कि जो पहला निर्देशांक होता है वो x का, दूसरा y का होता है। इसको x1 दूसरा y1, इसको x2 और y2 हमने नाम दे दिया है। अब यहाँ पर केवल आपको मान उठा के रख देना होता है। तो देखोगे x2 - x1 का होल स्क्वायर तो 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से x - 0 का होल स्क्वायर आ जाएगा। जब इसका आप दोनों पक्षों में वर्ग करोगे तो आ जाएगा 25 बराबर 4 चौका 16 प्लस आ जाएगा x स्क्वायर। जहाँ अब x का मान आप निकालोगे तो आ जाएगा x बराबर 3 इकाई आ जाए, यही इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा दिया गया है, दो संख्याओं का मासा 27 और उनका लासा 62 है। यदि उनमें से एक संख्या 54 है तब दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको ध्यान रखना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनका लासा गुणा उनका मासा। इस फार्मूले से आप निकाल लीजिए। तो यहाँ पर अगर पहली संख्या हम a दूसरी b मानते हैं तो उनका लासा यानी एलसीएम और उनका एचसीएफ दोनों का गुणनफल बराबर होता है। तो हमें पता चल गया था कि उनका मासा दिया गया है 27 है, तो हम यहाँ पर 27 रख देते हैं और उनका लासा 62 दिया गया और संख्या दी गई है कि एक 54 है, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है। बस इसको हल करिए। हल करोगे देखो 27 दूना 54, यहाँ से a बराबर निकालोगे तो आ जाएगा 31, 2 से काटोगे तो यानी जो दूसरी संख्या पता चल चुकी है कि 31 हो जाएगी। प्रश्न नंबर तीसरा दिया गया है 2 tan 30/1 + tan स्क्वायर 30। तो बस आप इसको हल करिए। अगर हल करोगे तो देखो कि ये आ जाएगा 2 tan 30/1 प्लस का tan स्क्वायर 30। तो अब यहाँ पर आपको केवल मान रखना है, तो मान रखोगे तो आ जाएगा 2 tan 30 का मान होता है 1/√3/1 प्लस है tan 30 का मान 1/√3 का होल स्क्वायर करोगे। जब इसको हल करो जाएगा तो 2/√3 बटा नीचे आ जाएगा 4/3। जब इसको हल करोगे तो √3/2 आ जाएगा। ये होता है sin 60 का मान। तो ऑप्शन देखोगे कि यहाँ पर पूछा गया था sin 60, cos 60 और tan 60 और sin 30 दिए गए थे। तो बस आप यहाँ से मैंने बता दिया कि साइन जो है 60 का मान होता है √3/2, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि डायरेक्ट आपको फार्मूला याद रखना है कि जो साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है वो होता है 2 tan θ/1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। ये आपको याद रखना होगा। प्रश्न नंबर चौथा दिया गया है, यदि समीकरण 9x² - का 12x प्लस का m बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी मूल द्विघात समीकरण में बराबर होते हैं तो विभेदकर आपको 0 कर देना होता है। तो विभेदकर अगर 0 करोगे तो आप पहले देखो कि विभेदकर होता क्या है। तो d बराबर होता है b² माइनस का जो 4ac होता है, इसको विभेदकर बोलते हैं। तो इसका मान 0 कर दोगे तो b² माइनस का 4ac बराबर हो जाएगा 0 के, यानी b² बराबर आ जाएगा 4a और c के। तो यहाँ से देखोगे कि समीकरण हमें दिया गया था 9x² माइनस का 12x और प्लस का m बराबर 0 दिया गया था। ये समीकरण है। तो बस यहाँ पे तुलना करिएगा। तो तुलना करके देखोगे कि हमें द्विघात समीकरण क्या पता होता है कि ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 था। यहाँ से तुलना करोगे तो b का आ जाएगा माइनस का 12 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 और a और c के मान निकालोगे आप तो यहाँ से हो जाएगा a का मान 9 और c का मान हो जाएगा m। बस इसको काटिए तो इसको काटोगे यानी 144 आएगा। 144 जब हल करोगे तो 16 और 4 से इससे कट जाएगा तो m बराबर यहाँ पर आ जाएगा केवल 4। यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी m का मान ज्ञात हो चुका है। प्रश्न नंबर 5वां दिया गया है, समीकरण
a1x प्लस b1y प्लस का c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का कोई हल नहीं है, तब आपको ध्यान रखना है कि यदि रैखिक समीकरण में कोई हल नहीं होता तो कंडीशन होती a1/a2 बराबर होता है b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2 के। अगर रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो याद रखना है कि a1/a2 डज नॉट इक्वल होता है b1/b2 के। अगर जो है समीकरण जो रैखिक समीकरण है, अगर जो उनके अनंत हल लिख के दे दिया जाए तो तीनों बराबर हो जाते हैं, यानी a1/a2 बराबर हो जाएगा b1/b2 बराबर हो जाएगा c1/c2 के। तीनों कंडीशन आपको ध्यान में रखनी होंगी। प्रश्न नंबर 6वां दिया गया है, एक घड़ी की मिनट वाली सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है और 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो घड़ी होती है, एक चक्कर जो मारती है मिनट वाली सुई वो 60 मिनट में मारती है, और वो जो है 60 जो है पूरा कोण बनाती है 360 डिग्री का। तो 360 तो आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा कि उसने 1 मिनट में कितना कोण बनाया। तो यहाँ से 60 का भाग दे दोगे तो आ जाएगा कि 1 मिनट में जो मिनट की सुई है वो 360 बटा यहाँ से 60 का भाग दोगे तो 6 आ जाए। यानी यहाँ से क्या पता चल चुका है कि 1 मिनट में जो मिनट वाली सुई है वो 6 डिग्री का कोण बनाती। तो यहाँ पर दिया गया था कि 5 मिनट में, तो 5 का गुणा कराओगे तो ये आ जाएगा 30 अंश, यानी 30 अंश का कोण बना रही है। तो 30 अंश का अगर कोण बना रहे तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछा गया, तो आपको याद रखना है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान हमें पता चल गया 30 डिग्री है और बटा में 360 इंटू पाई और आर। यहाँ पर जो मिनट की सुई की लंबाई 8 सेंटीमीटर दी है तो आर ही रहेगा, इसको काटोगे तो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बटा में 12। ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7वां दिया गया है, यदि प्राकृतिक संख्या n के अभाज्य गुणनखंड 2 के घाते 3 गुणा 3 के घाते 2 गुणा 5 के घाते 2 गुणा 7 है तो प्राकृतिक संख्या n में आने वाले निरंतर शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जब 2 जीरो जो होता है 0 2 और 5 के मिलन पर बनता है, तो देखोगे कि 2 और 5 का गुणा कराने पर जो कितना आ रहा है, तो यहाँ पर देखोगे 25 और यहाँ से 8, तो देखोगे कि 200 हो गया। 200 में कितने जीरो हैं, तो 2 जीरो, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। यानी आपको ध्यान रखना है कि शून्य जब भी बनेंगे तो 2 और 5 के मिलन पर निर्भर करते हैं। तो प्रश्न नंबर 8वां दिया गया है कि बिंदु 3,0 तथा 0,y के बीच की दूरी 5 है, तब y का मान होगा। तो आपको निकालना है भाई दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाइए। तो यहाँ से होता है, मैंने बताया कि d बराबर होगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बिंदु दिए गए हैं 3,0 0,y, तो हो जाएगा x1 y1 और ये वाला हो जाएगा x2 और y2। तो यहाँ पर रख दोगे तो आ जाएगा 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस आ जाएगा y माइनस 0 का होल स्क्वायर और अंडर रूट बंद हो जाएगा और बराबर है 5 के, तो यहाँ से 5 के बराबर कर लिया। अब इसको आप हल करोगे, जब हल करोगे तो 25 और ये हो जाएगा वर्ग, दोनों तरफ जो है वर्ग करोगे, ये हो जाएगा 9 प्लस का वाई स्क्वायर, तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा केवल 4 यूनिट। यही इसका आंसर हो जाएगा। नहीं, y का मान हमें ज्ञात करना, तो 4 निर्देशांक हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा पहला नंबर। प्रश्न नंबर 9वां दिया गया है, यदि दो समरूप यहाँ से त्रिभुज जो है ABC और त्रिभुज जो है PQR में कह रहा है कि AB बटा QR बराबर होगा BC बटा PR बराबर है CA बटा P और Q के, तब त्रिभुज जो हैं समरूप होंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि त्रिभुज ABC दिया गया है और PQR दिया गया, तो आपको यहाँ पर केवल त्रिभुज बना लेने हैं। तो त्रिभुज बनाओगे तो इसका नाम हम दे देते हैं AB और ये C, और दूसरा त्रिभुज दिया गया है हमको QP और R। अब देखो क्या ये कह रहा है,
कह रहा है कि ए बी जो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। अगर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो त्रिभुज समरूप होते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर दिया गया है ए बी का जो अनुपात है, ए बी का जो अनुपात है वही जो है क्यू और आर का अनुपात दिया गया। तो क्यू आर का अनुपात देखोगे ये है, यानी ये भुजा और इस भुजा का अनुपात दिया गया है। तो यानी जो भी कोण की बात करेगा वो लगातार होगा। तो आप देखोगे क्या, जो पी क्यू आर जो है त्रिभुज जो दिया गया है, त्रिभुज सी ए बी के कोण ए की बात कर रहा है। तो देखो कोण ए के सामने वाली भुजा ये है, संगत भुजा बीसी है। और क्या इसके संगत देखोगे, और कोण कह रहा है क्यू के संगत देखोगे यहाँ से पी और आर है। क्या यहाँ से दिखाई दे रहा है क्या, बीसी बटा क्यू आर है, यानी इसका अनुपात सही कह रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, यानी जो है त्रिभुज पी क्यू आर समरूप होगा त्रिभुज जो है सी ए बी के होगा। प्रश्न नंबर 10वां दिया गया है, समान आधार त्रिज्या आर वाले दो सर्वसम ठोस अर्धगोलों को उनके आधारों के अनुदेश जोड़ दिया गया है। इस संयोजन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ध्यान रखोगे कि एक हमें दिया गया है, एक अर्धगोला है, दूसरा एक अर्धगोला है, दोनों को जोड़कर हमें बनाना है एक ठोस गोला। तो ये बन जाएगा देखो ठोस गोला। तो अब देखो कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता होगा कि 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये बन जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, यानी पहला आंसर इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 यहाँ से प्रश्न नंबर 11वां दिया गया है, यदि लासा 77 और 99 का जो है 693 है तो मासा 77 और 99 का होगा। तो आपको दो संख्याएं पता हैं, तो क्या करोगे यहाँ से कि वही जो आपको पता था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनका लासा और उनका मासा के, तो बस यहाँ पर रख दो। तो 77 दी गई, दूसरी है 99 और बराबर उनका लासा दिया गया है 693 और उनका HCF हमको पता नहीं है, तो हम यहाँ से रख देते हैं HCF। अब देखो क्या इसको काटोगे, देखो 11 से काट दो तो आ जाएगा 11 सत्ते 77 और ये बन जाएगा 11 छक्का 66 और 11 तई 33। यहाँ से 9 से काट दो तो आ जाएगा 9 सत्ते 63 और ये 11 बार में 7 से 7 काटोगे तो HCF आ गया 11। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12वां दिया गया है, जब वस्तु प्रक्षेपक की आंख से ऊपर की ओर स्थित हो तो प्रक्षेपक की आंख से जाने वाली क्षैतिज रेखा तथा आंख से उस बिंदु को मिलाने वाली दृष्टि रेखा के बीच बना कोण होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई प्रक्षेपक होता है अगर ऊपर की ओर देखता है तो क्षैतिज साथ जो कोण बनता है वो उन्नयन कोण होता है। अगर कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देखता है तो क्षैतिज के साथ जो बना कोण होता है वो अवनमन कोण कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। प्रश्न नंबर दिया गया 13, कह रहा है कि 2 के घाते 3 गुणा 5 तथा 2 के घाते 3 गुणा 3 का लासा होगा। तो आपको पता है कि लासा जो होता है वह बड़ी छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया कट जाती। तो आप देखोगे क्या इसमें ये समान है, इसमें 3 समान है, इसमें 5 नहीं है तो 5 भी ले लोगे। तो देखो यहाँ से 8 और 3 और ये 5 है, जब गुणा कराओगे तो आ जाएगा यहाँ से 15 और ये 8 तो बन जाएगा 120, यानी इसका आंसर हो जाएगा 120। प्रश्न नंबर 14 दिया गया है, रेखा x - y बराबर 8 और किसी बिंदु पर y अक्ष को प्रतिच्छेद करेगी। तो यानी कोई रेखा है जो y अक्ष को प्रतिच्छेद करती है। तो हम मान लेते हैं कि y अक्ष को प्रतिच्छेद कर रही है रेखा, तो हमें उसके बिंदु पता होते हैं कि 0, B होगा, क्योंकि x का निर्देशांक 0 जब उसको प्रतिच्छेद करेगी। तो अब जो बिंदु होगा वो रेखा को संतुष्ट करता है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो भी बिंदु होगा रेखा को संतुष्ट करेगा। रेखा पता है हमें x - y बराबर है 8 के। अब देखो जो भी बिंदु था यहाँ पर रख दीजिए। तो यहाँ से x का मान था 0 और माइनस का b बराबर हो जाएगा 8 के। यहाँ से b बराबर पता चल चुका है कि -8 है। हमने बिंदु क्या माना था 0, b। अब देखो कि 0 और b का मान आया -8, तो बिंदु क्या हो जाएगा 0, 8, यही इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 दिया गया है,
समबाहु त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी बराबर है 25 सेंटीमीटर और ए डी और तथा BC पर लंब है, यानी यहाँ पर जो AD है BC पर लंब है, शीर्ष लंब 24 सेंटीमीटर है। तो BC का मान ज्ञात कीजिए। हम यहाँ से बना लेते हैं कि त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ से हम नाम दे देते हैं इसका, A है, B है, C है, और कह रहा है कि AB और बराबर है AC के, तो AB है 25 और AC भी है 25, और कह रहा है कि जो AD है वो BC पर लंब शीर्ष हमने यहाँ से डाल दिया है, ये डाल दिया। तो अब ये कह रहा है कि 24 है, तो आपको पता होगा कि पाइथागोरस देखो 90 अंश का कोण बना, समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज, यानी दोनों बराबर हैं। तो अब यहाँ से क्या करोगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे। तो यहाँ से होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जब लगाओगे तो बड़ी भुजा कर्ण, तो लगा दोगे यानी 25 का स्क्वायर और बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर यानी 24 के, और प्लस का आधार का पता नहीं। जब निकालोगे तो ए बराबर आ जाएगा यहाँ से 7, तो 7 ये भी होगी तो 7 ये भी, क्योंकि दोनों त्रिभुज बराबर हैं। तो दोनों की लंबाई कितनी हुई 14 सेंटीमीटर, दोनों जोड़ दोगे तो यही इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 दिया गया है, समांतर श्रेणी 21, 42, 63 और 84 का कौन सा पद 210 है। तो आपको याद रखना है कि जो nवें पद का फार्मूला होता है, समांतर श्रेणी होगी तो nवें पद का फार्मूला याद रखना होता है कि ए एन बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। nवां पद हमें दिया गया है 210, हम रख लेते हैं, और प्रथम श्रेणी दी गई है 21, यानी यहाँ से 21 यानी पहला पद हो जाएगा 21 रख दो, प्लस एन माइनस यानी पदों की संख्या हमको पता नहीं है, और सर्वांतर निकालोगे तो कैसे निकालते हो, A2 माइनस A1 में घटाकर A3 में से A2 घटाओगे तो यहाँ से 42 में 21 जाएगा तो 21 रख दोगे। अब इसका आप गुणा कराइए, गुणा कराओगे तो 21 प्लस का यहाँ से आ जाएगा 21, एन माइनस का आ जाएगा 21, 21 से 21 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा 210 बराबर हो गया 21 एन के, तो 21 से खत्म हो जाएगा, तो एन बराबर पता चल चुका है कि 10 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 दिया गया है, एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है, 1 मिनट में सुई द्वारा इंगित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको हमने बताया कि 1 मिनट में जो है मिनट वाली जो सुई है 6 अंश का कोण बनाती है, तो यहाँ पर 1 मिनट में सुई द्वारा इंगित क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो मैंने बताया कि क्षेत्रफल होता है कि थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आप इसको रखिए तो थीटा का मान 6 डिग्री और बटा में 360, और यहाँ से आ जाएगा पाई का मान 22/7, और आर का मान दिया गया है 14 सेंटीमीटर लंबी है, तो हम रख देते हैं 14 गुणा 14 हो जाएगा होल स्क्वायर का। तो देखोगे यहाँ से 6 बार में कट गया तो 6 और ये 0, और देखोगे ये भी कटा 2 बार में, और यहाँ से देखो काटोगे और इसको 7 बार में, तो ऐसे देखोगे कि 2 से यहाँ से 15 चुका 60। अब हमारे पास केवल और केवल बचा है ऊपर 22 और गुणा 2 गुणा 7, यहाँ से 2 खत्म हो चुका है, इससे हमने काटा तो, और नीचे 7 और बटा में आ जाएगा 15। तो अब जब इसको जब हल करोगे तो ये आ जाएगा 10.26 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। आशा है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 18 दिया गया है, 2 गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आपको याद रखना है कि उनके आयतनों का अनुपात दिया गया है V1/V2, अगर मान लेते हैं तो आयतन दिया गया है 64 बटा हो जाता 27 के। आपको आयतन पता होगा कि आयतन होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब बटा 4/3 पाई आर क्यूब। दूसरा गोला है तो इसके लिए 1 और इसके लिए 2 मान लेते। देखोगे ये दोनों समान है, जब यहाँ से R1 और R2 क्या लिखोगे, R1/R2 का होल क्यूब बराबर किसके है 64 बटा यहाँ से 27। जब निकालोगे R1 और R2 का अनुपात तो आ जाएगा यहाँ से केवल और केवल 4/3 के। अब आपसे पूछा गया कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको याद रखना होता है कि होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और इसके लिए भी 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से रखोगे 4 पाई से 4 का पाई कट जाएगा, तो यहाँ से आ गया R1/R2 का
होल स्क्वायर, तो देखोगे हमने अभी अनुपात निकाला, तो यहाँ से लिखोगे 4/3 का होल स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 16/9। तो इसको लिख सकते हो 16:9, यही इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 दिया गया, यदि साइन थीटा बराबर है √3/2 हो तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान है। तो आपको याद रखना है कि हमें दिया गया है साइन थीटा बराबर है √3/2। तो आपको यह भी पता होगा कि ये साइन थीटा है, साइन का मान हो, साइन 60 का मान हो, तो यहाँ पर रखिए, तुलना करोगे तो थीटा बराबर 60 डिग्री। अब हमसे पूछा है इसने कोसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा, अब यहाँ पर मान रखिए तो आ जाएगा कोसेक 60 प्लस आ जाएगा कॉट 60 का मान। तो कोसेक 60 का मान होता है 2/√3 प्लस कॉट 60 का मान होता है 1/√3। बस इसको हल करिए तो आ जाएगा, ऊपर से जोड़ोगे तो आ जाएगा 3/√3, काटोगे तो आ जाएगा √3, यही इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 दिया गया है, यदि प्रश्न नंबर 20 दिया गया है, यदि x+1 3x और 4x+2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं तो x का मान है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी 3 पद AP में अगर होते हैं, अगर AP में होंगे तो आपको याद रखना है कि 2b बराबर होता है a+ का c, ये कंडीशन ध्यान रखोगे। तो हमें श्रेणी दी गई थी x+1 3x और कामा है 4x+2। तो इसको हम a और इसको b, इसको c में मान लेता हूँ, तो यहाँ पर रखना है। तो रखोगे 2 गुणा आ जाएगा 3x प्लस आ जाएगा a का मान है x+1 और प्लस आ जाएगा इसमें 4x+2, ये दोनों बराबर हो जाएंगे इसके। तो देखोगे 3 दूनी यहाँ से आ जाएगा 6x बराबर आ जाएगा इसको 5x+3 है, इसको यहाँ लाओगे तो x बराबर केवल 3 आ चुका है। तो हमसे पूछा गया था 3 क्रमागत पद हैं तो x का मान होगा, तो x का मान आ चुका है 3, यही इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दिया गया है, पहला खंड बाका 5 कॉट यानी कॉस स्क्वायर 60 प्लस का 4 सेक स्क्वायर 30 प्लस का 4 tan स्क्वायर 45 बटा साइन स्क्वायर 30 प्लस का कॉस स्क्वायर 30 का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ से केवल कोण के मान रखने हैं और कुछ नहीं। तो आपको याद रखना होगा कि 5 गुणा कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2, तो इसका होल स्क्वायर करोगे, प्लस 4 सेक 30 का मान होता है, यहाँ से 2 बटा हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर कर दोगे, प्लस 4 और tan 45 का मान आपको याद रखना है कि 1 होता है, 1 कवर करोगे तो 1 ही आ जाएगा। और बटे में आपको ध्यान रखना है कि साइन यहाँ से सर्वसमीका होती है, साइन थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आपको दिया गया है साइन 30 प्लस को कॉस यानी कॉस स्क्वायर 30, देखोगे दोनों समान थे, यानी इसका मान 1 आ जाएगा। इसको आगे हम हल करेंगे तो आ जाएगा 5/4 प्लस 4 गुणा ये आ जाएगा 4/3 प्लस 4। अब इसको हल करोगे तो 5/4 प्लस 4 चौका 16/3 प्लस 4। जब इसको आप हल करोगे तो आ जाएगा 12 और यहाँ से आ जाएगा 15 प्लस आ जाएगा 64 प्लस का आ जाएगा 48। जब इसको जोड़ोगे तो 8 4 12 5 17, यानी 17 के 7 6 4 10 11 12, यानी 127/12 इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दिया गया है 1 का ख नंबर, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिए गए हैं और बारंबारता दी गई। तो आपको याद रखना होगा कि हमारे पास आंकड़े दिए गए हैं वर्गीकृत। तो वर्गीकृत आंकड़ों के लिए हमें चाहिए संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता चाहिए तो हम यहाँ से आंकड़ों को नोट कर लेते हैं। 0 से 10 दिया गया है, 10 से 20 दिया गया है, 20 से 30 दिया गया है, 30 से 40 दिया गया है और 40 से 50 दिया गया है। और हमें बारंबारता दी गई है 8 है, 6 है, 36 दिया गया है और 34 दिया गया है और लास्ट में 6।
तो हमें बारंबारता पता, संचयी बारंबारता आपको ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, बारंबारता को क्रम से जोड़ना होता है। तो 8 ये लिखा है, लिख दो। 8 6 14 और इनको जोड़ोगे तो बच जाएगा 50, इसको जोड़ोगे तो बन जाएगा 84 और इसको जोड़ोगे तो यहाँ से आ जाएगा 90। यानी हमने बारंबारता का योग निकाला, आ गया 90। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं n बराबर है 90 के। अब आपको माध्यिका निकालने के लिए फार्मूला याद रखना होगा कि माध्यिका बराबर होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 बटा F इंटू N/2 माइनस कैपिटल F। आपको ये याद रखना है। जब याद रखोगे आप तो यहाँ से देखोगे कि हमें L1 L2 और एफ और कैपिटल एफ के मान चाहिए। तो आपको देखना पड़ेगा कि बारंबारता के पद 1 2 3 4 5 पद हैं, विषम पद हैं। विषम पद होते हैं तो आपको फार्मूला ये पता होगा कि होता है n प्लस का 1/2 पद होगा। तो देखोगे कि यहाँ 5 पद, 5 जोड़ोगे इसमें तो क्या आ जाएगा, तीसरा पद है क्या, तो देखोगे 1 2 3 ये वाला पद हो गया। यानी इसका मतलब है कि ये हमारे पास कौन हो जाता है, माध्यिका वर्ग। तो माध्यिका वर्ग जस्ट ऊपर वाली हो जाती है संचयी बारंबारता। तो यहाँ से L1 हो गया निम्न सीमा, ये हो गई उच्च सीमा, और ये एफ स्मॉल वाला पता चल गया, कैपिटल एफ पता चल गया। यानी सारे के सारे मान हमें पता चल चुके हैं, बस इसमें रखना है आपको। तो L1 का मान रखोगे तो 20 और प्लस L2 का मान 30 माइनस का 20 बटा में F रखोगे तो F का मान देखोगे कि 36 है, और गुणा यहाँ से N का मान आ गया है 90 और बटा में 2 N। आपको ये भी ध्यान रखना है कि N होता है बारंबारताओं का योगफल, और माइनस हो जाएगा F का मान देखो 14 है तो 14 रख दो। बस इसको हल कर लो। जब हल करोगे तो देखो क्या आएगा, यहाँ से 20 और 30 में से जाएगा 20 तो बचेगा ऊपर 10 और बटा में 36 और गुणा यहाँ से देखो 45 बचा, और 45 में 14 चला जाएगा तो बच जाएगा 31। अब इसको हल करिए। जब हल करोगे तो आएगा 20 प्लस यहाँ से काटोगे तो आ जाएगा 18, ऊपर में 5 तो 5 प्लस 5 3 15 और बटा में आ जाएगा 18। तो अब इसका भाग दीजिए, तो भाग करोगे तो आ जाएगा ये 8.6। जब इसको जोड़ोगे तो बन जाएगा 28.6। ये इसकी माध्यिका हो जाएगी। प्रश्न दिया गया है 1 का घात सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको सिद्ध करवाना चाहता है कि 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें उल्टा इसका विरोधाभास मानना पड़ता है। तो क्या मानोगे कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है, आपको ये मानना पड़ता है। परिमेय संख्या हमने मान लिया। अगर परिमेय संख्या होगी तो किस रूप में होगा, अंश बटे हर के रूप में होगा। तो हमने माना कि a बटा b है, जहाँ a और b कैसी संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं होती हैं। तो अब देखोगे कि 6, यहाँ से इसको 6 को इधर ले आओ तो a बटा b आ जाएगा, और लिखोगे माइनस का क्या आ जाएगा 6। जब इसको जब हल करोगे तो आ जाएगा √2 बराबर हो जाएगा a माइनस का 6b बटा आ जाएगा b। अब देखोगे क्या ये एक परिमेय संख्या है, तो ये भी परिमेय संख्या होगी। तो क्या लिख दोगे यहाँ से, a माइनस का 6b बटा b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तब कह दोगे कि √2 एक परिमेय संख्या होगी, परंतु इसका विरोधाभास कहता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तब कह दोगे कि 6 प्लस √2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। यही आपको सिद्ध करना था। प्रश्न नंबर दिया गया है 1 का घा बिंदु R के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु P 1,3 और Q को 2,5 को मिलाने वाली रेखा पर स्थित है, जबकि PR बराबर है 3/5 इंटू QR के। को हम मान लेते हैं। हमने माना कि ये दोनों बिंदु दिए गए हैं, P के निर्देशांक दिए गए हैं 1,3 और Q के निर्देशांक दिए गए हैं 2,5। ये निर्देशांक हमने मान लिए, और कह रहा है कि जो PR है, यहाँ पर कोई बिंदु है R, कह रहा है कि जो PR है यानी P और R, और कह रहा है कि Q और P और Q का अनुपात पता है। तो यहाँ से निकालोगे
कि पी आर बराबर है 3/5 के और इंटू क्यू आर के। तो यहाँ से निकालोगे पी आर बटा हो जाएगा पी क्यू बराबर 3/5। यानी इसको कह सकते हो आप कि जो पी आर की लंबाई है 3 है, तो पी आर की लंबाई 3 है, और कहोगे कि क्यू और आर का मान 5 है, यानी उसकी लंबाई 5 है। तो क्यू और जो है हमारे पास यहाँ से पी और क्यू है, इसकी लंबाई टोटल 5 है। तो बताओ अगर 3 है तो इतनी 2 ही तो बचेगी। यानी आपको यहाँ से अनुपात पता चल चुका है कि 3:2 में काट रहा है इस बिंदु को। तो आपको याद रखना है कि अंता विभाजन का फार्मूला याद रखोगे कि होता है x का जो y निर्देशांक होते हैं वो mx2 + nx1 बटा m + n कामा होता है my2 + ny1 बटा m + n होगा। ये दोनों याद रखोगे। तो अब यहाँ पर इसको मानो x1 y1 ये m और ये हो जाएगा n, और इसको x2 y2 मान लो, बस यहाँ पर रखो। तो रखोगे जब तो m का मान देखोगे कितना है 3, और x2 का मान कितना है 2, तो 2 रख दो, प्लस में n का मान 2 और x1 का मान है -1 बटा में m + 3 2 5 हो जाएगा कामा। यहाँ से देखोगे m का मान 3 और y2 का मान है 5 बटा में यहाँ से आ जाएगा प्लस का 2 और y1 का मान 3 और बटा में आ जाएगा 3 प्लस का 2 मान रख दोगे। जब इसको हल करोगे तो 6 माइनस का 2 बटा में आ जाएगा 5 कामा ये आएगा 15 प्लस का 3 दूनी 6 और बटा में 5। जब इसको आप हल करोगे तो ये आ जाएगा 6 में से 2 गया तो 4/5 और ये 21/5 यही बिंदु के निर्देशांक हैं जो दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा यानी पी और क्यू को आर पर विभाजित कर रहा था। तो यही इसके आंसर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर दिया गया है, दी गई आकृति में यदि AB समांतर है DC के तथा AC और PQ परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं तो सिद्ध कीजिए कि O × A C × Q बराबर है OC × AP के। तो आपको ध्यान देना है कि ये AB समांतर है DC के, तो ध्यान दोगे कि अगर दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काट रही होती है तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ से कहोगे कि जो कोण यहाँ से होगा OAP, जो कोण होगा OAP वो बराबर हो जाएगा कोण, ये देखो इस कोण के, तो OCQ के, तो OC और Q के बराबर हो जाएगा। फिर कहोगे कि ये वाला जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा, तो कहोगे कि क्या OP और जो A है OP और जो A कोण है वही कोण होगा किसके OQ और C के। तो यहाँ से लिख दोगे OQ और C के बराबर हो जाएगा। फिर आप ये भी जानते हैं कि जब दो तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण जो होते हैं आपस में बराबर, यहाँ से शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। जब दो यहाँ से जब दो तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो एकांत, यहाँ से क्या बोलते हैं यार भैया, जब दो तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो कह दोगे कि जो कोण ये वाला होगा AOP, तो कोण जो होगा AOP बराबर होगा कोण QOC के, तो कोण QOC के बराबर कर दोगे। तो देखो कि त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर हो चुके हैं। तो कह दोगे कि क्या त्रिभुज AOP समरूप त्रिभुज होगा त्रिभुज CO और Q के। तो अगर समरूप त्रिभुज हैं तो कह दोगे कि जो अनुपात संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वही संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो कह दोगे कि OA का जो अनुपात होगा यानी OA का जो अनुपात होगा वही होगा OC का अनुपात। OC का जो अनुपात होगा बराबर होगा, यहाँ से देखोगे कि ये वाला ये जो है कह दोगे कि इसके, तो क्या हो जाएगा AP का जो अनुपात है AP और बटा में हो जाएगा यानी
CQ का अनुपात के बराबर होगा। तो इसका अब गुणा कराइए, जब गुणा कराओगे तो आ जाएगा OA और हो जाएगा इंटू CQ बराबर हो जाएगा AP इंटू आ जाएगा OC के। यही आपको सिद्ध करना था। आशा है आपको समझ में आया हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि cos A बराबर है √3/2 तो sin 2A का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको याद रखना है कि जो cos A बराबर है √3/2, तो यहाँ से देखोगे कि cos A बराबर होता है, ये हमारे पास पता है कि cos 30 अंश का मान होता है। अब तुलना करोगे तो A बराबर यहाँ से निकल आएगा 30 अंश। अब आपसे पूछा गया है sin 2A का मान, तो यहाँ से रखोगे sin 2 और A का मान यहाँ से 30 डिग्री है, तो क्या बन जाएगा sin 60। sin 60 का मान आपको पता होता है कि √3/2 होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला दिया गया है, किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। दूसरे नंबर में पहले का दिया गया है, निम्नलिखित समीकरणों को विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए। तो देखो समीकरण दिया गया है दूसरे के का में कि 37x प्लस का 41y बराबर है 70 के, और 41x प्लस का 37y बराबर है 86 के। तो हम यहाँ पर रख देते हैं। अब आपसे कह रहा है कि विलोपन से हल करना है, तो देखो कि किसी एक के गुणांक बराबर कर लो। तो हम इस समीकरण का 1 और दूसरा 2 मानते हैं। तो आप देखो कि क्या करो, अगर इसमें से मैं 41 का और इसमें 37 का गुणा करा दूँ तो दोनों के गुणांक बराबर हो जाएंगे। तो पहले समीकरण में 41 से गुणा कराने पर हो जाएगा 41 गुणा 37x प्लस आ जाएगा 41 का स्क्वायर y बराबर हो जाएगा 70 गुणा 41 के। फिर इस वाले में 37 का गुणा कराओगे तो 41 गुणा 37x प्लस का 37 का वर्ग हो जाएगा प्लस y बराबर हो जाएगा 86 और गुणा हो जाएगा 37 के। अब देखोगे कि दोनों के गुणांक बराबर हो चुके हैं, तो दोनों को घटा दो, इसको घटाते तो घटाओगे तो ये खत्म हो चुका है। अब यहाँ से देखोगे 41 का वर्ग माइनस का आ जाएगा 37 का वर्ग बराबर हो जाएगा 70 गुणा, यहाँ से आ जाएगा 41 माइनस का 86 गुणा आ जाएगा 37 के। अब यहाँ से 41 का वर्ग निकालिए, 37 का वर्ग निकालिए और यहाँ से y का मान निकालिए। तो देखोगे y का दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से 41 वर्ग माइनस 37 वर्ग का बराबर हो जाएगा यहाँ से 70 गुणा 41 माइनस का 86 गुणा 37 के हो जाएगा। यहाँ से y का मान निकालोगे तो के वर्ग करे तो हल किया तो y बराबर आ जाएगा माइनस, इसको घटाने पर आ जाएगा माइनस का यहाँ से 312, और इसको हल करोगे तो 312, जब काटोगे तो आ जाएगा y बराबर -1। y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर आ जाएगा यहाँ से 37x माइनस का आ जाएगा यहाँ से 41 और गुणा -1 बराबर हो जाएगा 70 के। तो आ जाएगा यहाँ से 37x बराबर, इसको निकालोगे तो इधर आ जाएगा 70 और प्लस का यहाँ से आ जाएगा 41। तो x बराबर आ जाएगा यहाँ से 1 और 111 और बटा में आ जाएगा 37। जब भाग दोगे तो ये 3 बार में कट जाएगा, तो यानी x का हमारा 3 आ चुका, y बराबर आ चुका -1। यही इसके हल हो जाएंगे। अगर आपको इसको चेक करना है सही है गलत है, तो आप इसका मान जो आ रहे हैं वो समीकरण में रखोगे तो LHS और RHS दोनों बराबर हो जाएंगे। आशा है कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। यदि कोई डाउट रह गया है तो व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसमें अपने डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू।